जय हिंद, जोहार। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के उन सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आज के एग्जाम में यहाँ से टपकने वाला है बच्चों। तो हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा था जो कि वायरल हो रहा था प्रश्नों का। कुछ प्रश्न बच गए थे बच्चों वीडियो लंबा होने के कारण। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रश्न तेज़ी से वायरल, इसका मैं खुद से आंसर बनाया हूँ और ये प्रश्न जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल है। तो इस प्रश्न को आप लोग ज़रूर देख के जाइए। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आइए एक एक प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं जो आज की एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न आपके पास में है, कह रहा है जरा दृष्टि दोष क्या है और इनके उपचार किस प्रकार के चश्मे से किया जाता है। तो बच्चों, हमने पहले ही बता दिया है, निकट दृष्टि दोष को बता दिया है, ठीक है, और दीर्घ दृष्टि दोष को बता दिया। अब जरा दृष्टि दोष क्या है बेटा, लिख लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न पक्का टपकने वाला है, या तो आपसे निकट दृष्टि दोष पूछ लेगा, या तो फिर दीर्घ दृष्टि दोष पूछ लेगा, या फिर जरा दृष्टि दोष पूछ लेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है बेटा, उनकी आँख की जो सिलेरी पेशियाँ होती है, जिसको हम लोग पक्षमापी पेशियाँ भी कहते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है तथा नेत्र लेंस का लचीलापन घटता जाता है। इनके कारण नेत्र लेंस के मोटे या पतले होने से इनकी जो समंजन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। फलस्वरूप पीड़ित व्यक्ति ना तो दूर की वस्तुओं को देख पाती है और ना ही नज़दीक की वस्तुओं को देख पाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसको किस प्रकार से उपचार करेंगे। अब ना दूर की देख पा रहा है बेटा और ना ही ये नज़दीक की देख पा रहा है, तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, द्विफोकसी लेंस लगाएंगे, जिसको बाईफोकल लेंस हम लोग कहते हैं। मतलब क्या है कि एक में अवतल रहेगा, दूसरे का क्या करेगा, उत्तल रहेगा। तो अगर अवतल और उत्तल दोनों अगर लेंस लगा देंगे तो अवतल क्या करेगा बेटा, ये निकट दृष्टि दोष को ठीक कर देगा, जबकि उत्तल जो है ये क्या करेगा, दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक कर देगा। और इस प्रकार से जो व्यक्ति है वो दोनों प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाएंगे और स्पष्ट रूप से किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। सीधी से आप लोग याद रखोगे कि जरा दृष्टि दोष क्या है। तो ऐसी दृष्टि दोष बेटा, जिसे भी जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं तो वे ना दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं, ना ही नज़दीक की वस्तुओं को देख पाते हैं। कारण क्या होता है, अगर आपसे कारण पूछे कि इनका कारण क्या है, तो कारण क्या है बच्चों कि एज जो आयु बढ़ने के कारण इसकी सिलेरी जो पेशियाँ होती है, ठीक है, वो कमज़ोर हो जाती है, तो नेत्र लेंस की क्या होता है, लचीलापन हो जाता है। ठीक है, चलिए इनको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो बाईफोकल लेंस के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आज बातें नहीं करेंगे बेटा ज़्यादा, थोड़ा उन सभी प्रश्नों को ही देखना है। ठीक है, जो आज के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने। तो बेटा समीकरण को संतुलित करना निश्चित है, एक से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। मतलब एक प्रश्न मतलब कहने का अर्थ है कि 5 मार्क्स यहाँ से दे के जाएगा। अब समझिए HNO3 प्लस CaOH होल पावर 2 इक्वल टू इतना। अब इसको देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम कितना है बेटा, तो कैल्शियम 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, तो 2, हाइड्रोजन 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4। इधर भी देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, कैल्शियम तो 1 है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है। नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होगा, 3 दूना 6, 6 और यहाँ 2 8, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूना 6 और 2 8। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बैलेंस है। ठीक है, चलिए अम्ल एवं क्षार की परिभाषा दे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदाहरण दे। बेटा आपने जस्ट पहले पढ़ा है कि अम्ल किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनका जलीय विलयन हाइड्रोजन प्रदान करता है। ठीक है, जिनका pH मान 7 से कम होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्षार क्या कहते हैं, तो क्षार क्या है बेटा, तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जिनका pH मान जो है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, कितना होता है, 7 से अधिक होता है। और ये क्या करता है, तो बेटा ये याद रखना, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को क्या करता है, नीला करता है। ये कौन सा आयन प्रदान करता है, तो बेटा इसका जो जलीय विलयन है वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ये आर्हेनियस ने दिया था परिभाषा। ठीक है, आर्हेनियस ने ये परिभाषा दिया है। ठीक है, किसने दिया था, तो आर्हेनियस ने। अगर आपसे पूछ ले कि यह परिभाषा किसने दिया था, तो आर्हेनियस ने ही बताया था कि अम्ल वह पदार्थ होता है, ठीक है, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है या नीले लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आप समझिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है,
अब क्षार क्या है? तो क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है तथा यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इनका पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, चलिए हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगा लेते हैं। तो हमें एक अगरबत्ती की जो गंध होता है बेटा, उनका पता कैसे लगा लेते हैं, समझिए। अगर मस्तिष्क में स्थित घ्राण पिंड ठीक है, जिसको ऑल्फैक्टरी लोब के नाम से भी जानते हैं, की सहायता से अगरबत्ती की गंध का पता लगाते हैं। इनका घ्राण केंद्र गंध से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करता है। इसके बाद उस केंद्र को के एक भाग से उन सूचनाओं को विश्लेषण होता है। पहले से गंध के संबंध में एकत्रित सूचनाओं से प्राप्त गंध संबंधी सूचना का मिलान किया जाता है। अधिक गंध के संबंध में प्राप्त सूचना पहले के अनुभव से एकत्रित सूचनाओं में से अगरबत्ती की गंध मेल खाती है तो मस्तिष्क यह निष्कर्ष निकालता है कि प्राप्त सूचना अगरबत्ती की गंध से संबंधित है। इस प्रकार अगरबत्ती की गंध का हमें क्या होता है, पता चल जाता है। परागन क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? अब समझिए बेटा, परागन जो क्रिया होती है कहाँ पे होता है? तो बेटा कहोगे पेड़ पौधे में होता है। ठीक है, जबकि निषेचन जो क्रिया होती है वो किस में होता है? इसमें जीव जंतुओं में होती है। ठीक है, जीव जंतुओं में होती है। तो कह रहा है जो परागन है वो निषेचन की क्रिया से किस प्रकार भिन्न है, समझिए। तो किसी पुष्प के वर्तिकार पर परागकण तथा स्त्रीकेसर के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो परागकण कहा जाता है। ठीक है, परागकण नहीं परागगण कहा जाता है। जबकि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के गर्भाशय में मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नर तथा मादा दोनों समान रूप से भाग लेते हैं। अब समझिए, परागन जनन का प्राथमिक स्तर होता है जबकि निषेचन जनन का द्वितीय स्तर होता है। परागन में क्या होता है बेटा, याद रखना कि इनमें कई जो होता है परागकण जो होता है उनकी क्षति हो जाती है, जबकि निषेचन क्रिया में किसी भी ह्रास नहीं होता, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का क्षति नहीं होता है। अब समझिए, परागन क्रिया के लिए क्या होता है, इनके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन निषेचन क्रिया के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब समझिए परागन की क्रिया जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो केवल और केवल फूलों एवं पौधों में होती है, जबकि निषेचन की क्रिया सभी प्रकार के जीवों में होती है। यह एक अलैंगिक प्रकार का जीव है, जनन है, जबकि ये क्या है, एक लैंगिक प्रकार का जनन है। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख देना है। अगर आपसे पूछे कि परागन तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट करें तो कम से कम 3 अंतर आप लोग लिख देना है। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा कि जनन किसी स्पीशीज की असंतुष्टि की स्थायित्व में किस प्रकार से सहायक होता है। समझिए, जनन द्वारा जीव अपनी प्रतिकृति तथा नई संतति का जन्म देता है। यद्यपि नई संतति जनक की पूर्ण प्रकृति नहीं होती है, फिर भी उनमें मौलिक समानताएं होती है। इस प्रकार जनन के द्वारा जीव अपनी संतति के निर्माण की प्रक्रिया को बनाए रखता है। यदि जीवों में जनन की प्रक्रिया नहीं होती है तो वे अपने समाज के जीवों को उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। एक समय के बाद उनका अस्तित्व ही मिट जाता है। किसी स्पीशीज में पाए जाने वाले सभी जीवों का विशाल संख्या जनन का परिणाम ही होता है। अब समझिए बेटा, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनन क्या है और जनन क्यों आवश्यक है, तो जनन क्या है? तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव अपनी जाति या वंश को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। आप समझिए, अगर जीवों में जनन की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? तो जीवों का जो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, तो इसका अंत होगा। क्यों अंत होगा? क्योंकि जनन क्रिया के द्वारा ही अपने वंश को बनाए रखता है। आप समझिए, जब नए जीव का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा? हम लोगों ने पढ़ा है और ये सच्चाई है कि जो जन्म लिया उसको एक दिन मरना है। अब जो जीव है बच्चों पहले से, उसको तो एक दिन मरना ही मरना है, फिक्स है। तो अगर पुनः फिर उसके स्थान पर कोई नई जीव का उत्पन्न नहीं होगा तो निश्चित है क्या होगा, आने वाले समय में उनकी पीढ़ी समाप्त हो जाएंगे और उस जीव का जो है धीरे धीरे स्थायित्व ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए सभी जीवों में जनन की क्रिया आवश्यक है। अगला, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इनकी विभिन्न पोषी स्तर बनाइए। बेटा क्या कह रहा है, समझिए। पोषी स्तर क्या है? तो पोषी स्तर क्या है? आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों को पोषी स्तर कहते हैं, जिनमें सभी जीव एक दूसरे पर परस्पर जुड़े होते हैं। इन अलग अलग चरणों में स्थित जीवों के पोषण की प्रकृति भी भिन्न भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, सबसे पहले क्या है? घास। बेटा घास क्या है? तो उत्पादक है। उत्पादक क्यों है? तो ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। अब घास पर कौन निर्भर रहता है बेटा? तो टीडा। ये टीडा जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है,
जिसको हम लोग शाकाहारी भी कहते हैं। अब टीडा को कौन खाता है? तो मेढक खाता है, ये द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे। अब मेढक को कौन खाता है? तो सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? तो बाज खाता है। बाज को कौन खाता है? ठीक है, तो फिर इसका धीरे धीरे अपघटन हो जाता है, तो ये जो अपघटक कहलाएगा। और ये घास जो है बेटा, ये क्या कहलाएगा? उत्पादक। टीडा क्या कहलाएगा? तो टीडा क्या कहलाएगा? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का किरण आरे खींचे जब वस्तु प्रकाश केंद्र ओ तथा एफ के बीच में रखा गया है। कहाँ कहाँ की बात हो रहा है बच्चों? ठीक है, तो कह रहा है उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक किरण आरे खींचना है जब वस्तु प्रकाश केंद्र ओ और फोकस एफ पर हो। तो देखिए यहाँ पे, तो कह रहा है किस लेंस की बात कर रहा है बेटा? तो उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब का किरण क्या है? प्रतिबिंब का किरण आरे खींचे जब वस्तु प्रकाश केंद्र ठीक है, कहाँ पे? ओ तथा किसके बीच में? F1 के बीच में। देखिए यहाँ पे वस्तु रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बना है ना। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? अब समझिए बेटा इसको, काफ़ी इजी प्रश्न है कि आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला प्रकाश की परिकिरण के कारण दिखाई देता है। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का परिकिरण में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। बिल्कुल, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य बेटा याद रखना अधिक होता है उनका परिकिरण सबसे कम होता है। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो इनका परिकिरण जो होता है वो सबसे कम होता है। लेकिन जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है उसका परिकिरण सबसे अधिक होता है। जैसे फिर हम लोग एग्जाम्पल बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बैंगनी। तो बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है, सॉरी कम होता है, इसलिए इसका परिकिरण जो है सबसे अधिक होता है। इसी कारण क्या है कि जो स्वच्छ आकाश है, सफ़ेद आकाश है, उसका रंग जो है कैसा दिखाई देता है? तो बेटा नीला दिखाई देता है। याद रखना नीला दिखाई देता है। ठीक है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, वहीं से आप लोग के एक और प्रश्न बन सकता है और बनता ही है। कह रहा है खतरे का निशान लाल रंग रखा जाता है क्यों? तो आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि खतरे का जो निशान है वो हमेशा लाल रंग रखा जाता है क्यों? तो लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है बेटा, तरंगदैर्ध्य होता है वो क्या होता है? तो अधिक होता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि इनकी चमक जो होती है कोहरा वगैरह में आसानी से दिखाई दे देता है। ठीक है, और लंबे दूरी तक जाता है, इसलिए खतरे का निशान लाल रंग रखा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से आप लोग को पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछता है बेटा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, कब? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह रक्तताप प्रतीत होता है क्यों? रक्तताप मतलब क्या होता है कि लाल एकदम प्रतीत होता है, क्यों होता है? तो बेटा समझिए, जब सूर्य का उदय होता है और सूर्यास्त होता है तब क्या होता है? ये दोनों अपने क्षैतिज तल पर होते हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ हैं, ठीक है, तो सूर्योदय जब हो रहा है तो ये भी अपना क्षैतिज तल में है और सूर्यास्त भी जब हो रहा है तब ये अपने क्षैतिज तल में है। अब समझिए यहाँ से क्या होता है कि हमारी नेत्र तक पहुँचने के लिए उसको अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है। क्या होता है बेटा? अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है। अब लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण से इसका परिकिरण कम होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? सिर्फ लाल ही रंग हमारी तक पहुँच पाता है, जबकि जो अन्य रंग होता है उनका परिकिरण हो जाता है जो हमारी तक आँखों तक नहीं पहुँच पाती। परिणाम स्वरूप यह होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ लाल ही दिखाई देता है, जिस कारण सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है। ठीक है, चुंबक के निकट लाने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है क्यों? समझिए, द्विसूचक की सुई एक क्षण चुंबक की तरह कार्य करती है, जिनके दो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होते हैं। जब एक चुंबक को इसके निकट लाया जाता है तो चुंबक द्वारा एक द्विसूचक की सुई पर चुंबकीय बल लगाया जाता है। इनके कारण द्विसूचक की सुई क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है। सुई का दक्षिणी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर तथा सुई का उत्तरी ध्रुव चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर विक्षेपित होती है। अगला, ऊष्माक्षेपी या और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं आप? तो बेटा हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता है? ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसके साथ ही क्या बन रहा है? तो ऊर्जा भी बन रहा है। ठीक है, ऊष्माशोषी क्या है? तो जिन अभिक्रियाओं में
ठीक है, उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का शोषण होता है, उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या क्या है बेटा? सबसे पहले समझिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको याद रख लीजिए। अगर आपसे जिप्सम का पूछ लिया जाए तो जिप्सम का क्या होगा? तो CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, 2H2O। चलिए अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में, खिड़कियों, दरवाजे इत्यादि के छिद्रों को बंद करने में, खिलौने, सजावटी सामान तथा बर्तन और मूर्तियाँ इत्यादि बनाने में। ठीक है, इतना तो आप लोग लिख ही सकते हो। अब आप लोग से एक पूछा जाता है बेटा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि ये जल से शीघ्र ही अभिक्रिया कर लेता है और जिप्सम का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है बेटा? तो जिप्सम का निर्माण कर देता है। ठीक है, जिप्सम का निर्माण कर देता है, इसलिए इसको कहाँ पे रखा जाता है? आर्द्ररोधी बर्तनों में जिसमें नमी ना हो। अगला प्रश्न कह रहा है धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्यों? तो धातु ऑक्साइड का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसलिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि जल में घुलकर यह धातु ऑक्साइड क्षार बनाते हैं। ठीक है, देखिए मानव हृदय के परिचय एक नामांकन चित्र बनाइए। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए बेटा, एकदम पूछेगा ही पूछेगा एक प्रश्न फिगर वाला। तो मानव हृदय का एक नामांकित चित्र बनाना। देखिए ये हृदय है, ठीक है, ये बायां नीले है, ये दायां नीले है। ठीक है, ये बायां अलिंद है और ये बायां दायां अलिंद है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मानव हृदय होता है इनके 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि इनके कोष्ठक होता है तो कितने भागों में बांटा गया? तो 4। कौन कौन? तो सबसे पहले बायां नीले, ठीक है, और दायां नीले, बायां अलिंद दायां अलिंद। चलिए अगला कह रहे हैं मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि जो वंशानुगत लक्षण होते हैं वे प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? समझिए, तो मेंडल ने वंशानुगतता की प्रक्रिया को समझाने के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया। उसने मटर के 2 प्रजाति को लिया था बेटा। कितने प्रजाति को लिया था? 2। एक शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे। अब इन दोनों के बीच में क्या किया था? तो दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था। अब समझिए यहाँ पे देखिए ये टीटी जो प्योर शुद्ध पौधा है, लंबे पौधा, और ये टीटी जो है स्मॉल में दिख रहा है, ये शुद्ध बौना पौधा। जब F1 पीढ़ी में दोनों के बीच में संकरण कराया तो क्या बना? टीटी टीटी, यहाँ पे टीटी। ये जो स्मॉल टी दिख रहा है बच्चों, ये क्या है? तो इसमें क्या है कि लंबे संगर्थ पौधे हैं, यानी कि इसमें से बोने का गुण सम्मिलित है F1 पीढ़ी में। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से ये क्या प्रदर्शित नहीं हुआ। अब जब इसको दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ कि संकरण करवाया गया, ठीक है, दोनों लंबे संगर्थ पौधे से, देखिए यहाँ पे लंबे संगर्थ पौधे, ये भी लंबे संगर्थ पौधे, यहाँ पे क्या था? प्योर शुद्ध पौधे थे। ठीक है, अब इसमें क्या बना? तो इसमें देखिए F2 पीढ़ी में क्या बना? ये प्योर शुद्ध लंबा पौधा बना। यहाँ पे देखिए बोना का गुण है, यहाँ पे गुण है, लेकिन 25% ये जो है प्योर बोना हो गया, यानी इसमें प्योर क्या हो गया? बोने के गुण हो गया। ठीक है, समझिए, तो मटर के लंबे पौधे टीटी और बोने पौधे टीटी में परागण के द्वारा उत्पन्न पौधे, ठीक है, टीटी पाए गए। लेकिन जब लंबे संगर्थ पौधे का पुनः क्रॉस करवाया गया तो उसमें उत्पन्न पौधे 1/4 बोने थे। अपने प्रयोग के आधार पर मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि जीव में 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अर्थात वंशानुगत लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे लंबे पौधे और लंबे संगर्थ पौधे दोनों लंबे पौधे हैं, जबकि टीटी तथा टीटी पौधे में टी जो है प्रभावी लक्षण दिखाता है और टी जो है वो अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप लोग को इसका जो बेटा अपने शब्दों में आंसर लिखना है कि मेंडल ने वंशानुगत लक्षणों को दर्शाने के लिए 2 टाइप के जो पौधा है उसको लिया था। एक शुद्ध बोना पौधा, दूसरा क्या है? शुद्ध लंबा पौधा। ठीक है, अब इनके बीच में क्या किया? तो क्रॉस कराया। तो जब F1 पीढ़ी में क्रॉस कराया तो क्या हुआ कि इसमें लंबे संगर्थ पौधे प्राप्त हुआ, यानी कि इसमें बोने का गुण सम्मिलित हुआ, लेकिन पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ। लेकिन दूसरे पीढ़ी में जैसे ही लंबे संगर्थ पौधे को क्रॉस कराया गया तो 25% ऐसे गुण हुए जो प्योर बोने प्राप्त हुए। ठीक है, इसमें से 25% जो था बोना था, 25% प्योर शुद्ध था और 50% जो था वो लंबे संगर्थ पौधे थे। ठीक है, अब प्रश्न आपके पास में कह रहा है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है? बेटा समझिए, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो अलैंगिक जनन में होता है सरल जीवों में होता है, जबकि लैंगिक जनन क्या होता है? तो ये जटिल जीवों में, तो सभी जीव जंतुओं में होता है। ठीक है, अब समझिए,
तो लैंगिक जनन से क्या लाभ है? तो लैंगिक जनन संततियों में गुणों की विभिन्नताओं को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें डीएनए की भूमिका होती है और दो अलग अलग प्रकार के डीएनए आपस में मिलते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि लैंगिक जनन में वर्णों के नए संयोजन के अवसर बढ़ते हैं तथा यह नई जातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विभिन्नताओं को बढ़ावा देता है जो विकास के लिए आवश्यक होता है। अब इसके द्वारा जो निर्मित जीव होते हैं बच्चों, जो बच्चे होते हैं वो मजबूत होते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में या तो पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं। ठीक है। इनके अब समझिए, जो लैंगिक जनन से जो जीव निर्मित होते हैं वे क्या होते हैं? तो वे जीवों से लड़ने की क्षमता जो होती है उनमें अत्यधिक होती है। फिर यही प्रश्न पूछ लिया है कि एकोष्कीय तथा बहुकोशिकीय जीवों में जनन की पद्धति में क्या अंतर है? तो एकोष्कीय जीवों की संरचना सरल होती है। इनमें जनन के कोई विशेष उत्तक अथवा कोशिका नहीं होती है। इनमें केवल एक कोशिका होती है जो सरलता से विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। एकोष्कीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है। एकोष्कीय जीवों की जनन पद्धति से विभिन्नताओं के उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। ठीक है। अब समझिए, कोशिका जीवों की संरचना जटिल होती है। बहुकोशिकीय जीवों की जो संरचना होती है जटिल होती है, बिल्कुल, क्योंकि उनमें एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से निर्माण होता है। इनमें जनन के लिए नर तथा मादा विशेष अंग होते हैं। उनमें जनन की प्रक्रिया जटिल होती है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। ठीक है। बहुकोशिकीय जीव की जनन पद्धति से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो विकास में सहायक होते हैं। अगला कह रहा है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? समझिए इसको। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? तो मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है, बिल्कुल, यानी बैलेंस बना के रखता है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने और इसका विश्लेषण करने का कार्य करता है। यानी जो मेरुरज्जु से प्राप्त सूचनाएं होती है उनको क्या करता है? विश्लेषण करता है, यानी सोचने का काम करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं अनैच्छिक होती है। ठीक है। अतः इसमें मस्तिष्क का वह भाग सोचने का कार्य करता है, भाग नहीं लेता है। अनैच्छिक क्रियाओं का निर्माण परम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा होता है। मस्तिष्क में प्रतिक्रिया क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। फिर है, कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं तो सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। तीव्र प्रकाश में हमें नेत्र की पुतली का संकुचित होना इनका उदाहरण। आप समझिए, जब अधिक प्रकाश की तीव्रता हो बेटा, तो अगर आप सूरज की रोशनी के देखना चाहोगे तो निश्चय आप नहीं चाहोगे तब भी आपके आँख की जो पलकें होगी, पुतली जिसको हम लोग कहते हैं, वो अपने आप ही बंद हो जाती है। ठीक है, सिकुड़ जाती है। कह रहा है, द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है? तो द्विखंडन और बहुखंडन में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें क्या होता है? अनेक भागों में विभाजित होता है। ठीक है। द्विखंडन किस में होता है? तो यह अमीबा में होता है और ये किस में होता है? मलेरिया वगैरह में होता है। चलिए, बीजाणु जनन की क्रिया को समझाएं। तो बीजाणु जनन एकल जीवों में काफी अधिक पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का एक विधि है। इस विधि में एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं जो बीजाणुधानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं। वहां वे पुनः अनेक जीवों को उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है। ऐसे में कुछ जीवाणु के नष्ट हो जाने पर भी स्पीच का अस्तित्व बना रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या होगा यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? आप समझिए बेटा, एक पोषी स्तर में क्या होता है कि सभी जीव एक दूसरे पर जुड़े होते हैं। अगर इनमें से क्या होगा कि यदि एक स्तर के सभी जीवों को हम लोग समाप्त कर दें, क्या होगा? तो इनके जो नीचे स्तर के जीव हैं उनकी जनसंख्या क्या होगी? इनकी संख्या में वृद्धि होगी। लेकिन ठीक इसके ऊपर वाले जो जीव होगा वो भोजन के अभाव में मर जाएगा और इस प्रकार से क्या होगा? पूरा पर्यावरण का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा याद रख लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोधक क्रमशः R1, R2, R3 है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इनका व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, समझिए। यदि प्रथम प्रतिरोधी तार के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोधी तार के प्रथम सिरे के साथ एक दूसरे एवं दूसरे सिरे के तीसरे एवं प्रथम सिरे से जोड़कर परिपथ का पूरा किया गया है, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। सीधी सी भाषा में समझो। ठीक है, श्रेणी क्रम क्या होता है बेटा? तो प्रतिरोधकों का ऐसी संयोजन जिसमें क्या होता है कि प्रतिरोधकों को एक दूसरे के
साथ में संयोजित किया जाता है। ठीक है, के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझिए इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग फिगर में, ये विद्युत परिपथ है बेटा। ठीक है, इसमें क्या है कि R1 देखिए पहला प्रतिरोध है, R2 और R3। ठीक है, तो ये तीनों प्रतिरोध को संयोजित किया गया है। इसमें जो पहला जो प्रतिरोध है, इससे जो है विभवांतर V1 उत्पन्न हो रहा है, इसमें क्या है V2 और इसमें क्या है V3। ये I धारा प्रवाहित किया जा रहा है, ये कुंजी है। ठीक है, ये एमीटर है, आप समझिए। प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को चित्रानुसार संयोजित किया गया है। देखिए इसको चित्रानुसार मैंने कहने का अर्थ है बेटा कि ये श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है, जिसमें क्या है कि प्रतिरोधी तार से समांतर क्रम में वोल्टमीटर को संयोजित किया जाता है। तीनों प्रतिरोध का विभवांतर जो है V1, V2, V3 है। प्रत्येक में I धारा प्रवाहित की जाती है। अब ओम के नियमानुसार हम लोग क्या जानते हैं, तो R बराबर होता है V/I, यही ना, R बराबर V/I। चलिए, इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा IR। V बराबर क्या होगा बेटा, तो IR। तो प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम के नियम लागू करने पर तो V1 बराबर क्या होगा, IR1, V2 बराबर क्या होगा, IR2, इसको समीकरण 2 मानेंगे। V3 बराबर क्या होगा, IR3, इसको समीकरण 3 मानेंगे। ये सभी को आपस में जोड़ देंगे, V1, V2, V3। ठीक है, यानी कि समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर तो क्या होगा, V1 + V2 + V3 + IR1 + IR2 + IR3। अब समझिए, तो कुल विभवांतर कितना बेटा, तो भी अब यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, तो I कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, R1 + R2 + R3। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, V बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं, तो IR। तो IR यहाँ से I कट जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3। और इनका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा क्या निकलेगा, R1 + R2 + R3। ठीक है, यहाँ से 5 मार्क्स आप लोग को पक्का पूछने वाला है। अगला प्रश्न आपके पास में, ठीक है, याद कर लीजिए, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम या तो इसका वाम हस्त अंगूठा नियम। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम क्या है, समझिए। यदि किसी धारावाही तार को, चालक को, हम अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में तना रहे, तो ये उंगलियां जो होगी वो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में लिपटी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। इसमें क्या बोला गया कि अगर किसी भी धारावाही चालक को हम अपने दाहिने हाथ से, किसी बेटा, तो दाहिने हाथ दिख रहा है, इस प्रकार पकड़े कि जो अंगूठा होगा वो धारा की दिशा में, देखिए धारा की दिशा में, ठीक है, तना रहे, तो जो अंगुलियां होगी, अंगुलियां दिख रहा है, तो ये क्या होगा, तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में लिपटी रहेगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा पारा के मुख्य अक्ष का नाम लिखें और इसे किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जा सकता है, समझिए। तो यस्क का नाम क्या है पारा का, सिनेबार, HGS। सिनेबार सल्फाइड यस्क है, इसलिए इसे भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जा सकता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है भर्जन निस्तापन। ठीक है, अगला प्रश्न है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो बच्चों देखिए, किसी शिशु के जन्म से पूर्व उनके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। पिता से XY और माता में XX गुणसूत्र होते हैं, इसलिए पिता द्वारा दिया गया Y गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। जब पिता पक्ष से X तथा X गुणसूत्र सम्मिलित होता है तो लड़की जन्म हो लेती है, और जब पिता पक्ष से Y गुणसूत्र सम्मिलित होता है तो लड़का जन्म होता है। इसको थोड़ा अपने भाषा में समझिए बेटा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो लिंग निर्धारण होता है, ठीक है, वो जब निषेचन क्रिया में नर और मादा दोनों समान रूप से भाग लेते हैं, ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चे का निर्धारण होता है। अब समझिए, बच्चों जो पुरुष होते हैं उनमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो महिलाएं होती हैं उनमें XX गुणसूत्र पाया जाता है। तो जब निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है, तो निषेचन क्रिया के फलस्वरूप पिता का X गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र आपस में मिलता है, तो इससे जो शिशु का जन्म होता है वो मादा शिशु का जन्म होता है। ठीक है, यानी लड़की का होता है। लेकिन जब पिता का Y गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो इससे जो संतति का निर्माण होता है बेटा, तो याद रखिए ये नर शिशु का होता है, यानी कि लड़का का होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण में DNA की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें दोनों नर और मादा समान रूप से भाग लेते हैं। जब नर का X गुणसूत्र और मादा का X गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो क्या होगा, तो नर का अगर X गुणसूत्र और मादा का भी X गुणसूत्र मिल रहा है तो लड़की का जन्म होगा।
लेकिन जब नर का वाई गुणसूत्र और मादा का एक्स गुणसूत्र आपस में मिलता है तो इससे क्या होगा, तो नर शिशु का जन्म होता है। ठीक है, अब समझिए पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है बेटा, तो याद रखना एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। महिलाओं में कौन सा पाया जाता है, तो एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक है, एक्स एक्स पाया जाता है। कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो याद रख लेना 23 जोड़ी। कितना होता है बेटा, 23 जोड़ी होता है। ठीक है, ना कि 23 होता है, यानी टोटल अगर इससे काउंट करेंगे तो 46 होता है। 46 में से जो होता है एक जोड़ी जो होता है, एक जोड़ी, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, यानी लिंग निर्धारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जबकि 22 जोड़ी जो होता है उसको हम लोग वर्धित गुणसूत्र कहते हैं, उनकी कोई भूमिका लिंग निर्धारण में नहीं होती है। ठीक है, चलिए